हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने एसी चैप्टर, एसी सर्किट चैप्टर 12th का स्टार्ट किया था और हमने फेजर तक का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने, या फेजर तक टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। अब जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स। इसमें हम रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं और करंट और वोल्टेज में रिलेशन इन तीनों का फाइंड आउट करने वाले हैं। देन इनका कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, जैसे एलसीआर सर्किट। और एलसीआर सर्किट में भी करंट और वोल्टेज का हम रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, या ईएमएफ का रिलेशन हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सर्किट है या कंपोनेंट है हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रेजिस्टर। अगर रेजिस्टर को हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, या इसमें करंट आएगा, कितना आएगा, वोल्टेज कितना आएगा। ठीक है। सो अब सपोज अ रेजिस्टेंस R is connected to an AC source of EMF E, that is E is equal to E0 sin omega t। तो हमारे पास रेजिस्टर है जिसका वैल्यू R है, वो हमने AC सोर्स से कनेक्ट किया है। AC सोर्स में इंस्टेंटेनियस जो EMF मिल रहा है दैट इज E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। ये चेंज होता रहेगा, साइन के हिसाब से ये क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ओके। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इससे करंट। क्या फाइंड करना है, करंट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो अब हमारे पास E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये करंट का फॉर्मूला है। देन यहाँ E0 क्या है, E0 पीक वैल्यू है, E0 पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मैक्सिमम E0 तक जा सकता है। और ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट में लिखा है मैंने। सो E0 पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो दोनों भी पैरेलल में ऐसा बोल सकते हैं, तो जितना यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आर के अक्रॉस होगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर is equal to instantaneous EMF। सो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना इंस्टेंटेनियस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हम कहेंगे E इज इक्वल टू आई आर। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज नथिंग बट पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। तो ये हमने पुट कर दिया एंड देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर। अब ई का वैल्यू तो हमारे पास है, तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज E0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर। ओके। अब यहाँ हम इस इक्वेशन को I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल गया करंट का वैल्यू, वेयर I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय आर। तो पीक करंट किस पे डिपेंड करता है, E0 डिवाइडेड बाय आर। अब हमारे पास ईएमएफ था E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इतना ईएमएफ हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, तो रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। दोनों भी इक्वेशन देखो, दोनों भी इक्वेशन सेम है। ये है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है, E0 बाय आर, E0 बाय आर। तो अब अगर हम दोनों इक्वेशन को स्टडी करेंगे, दोनों इक्वेशन को स्टडी करेंगे, तो देखो यहाँ भी रेजिस्टेंस एसी को अपोज कर रहा है, एसी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सो कंपेयरिंग विद द ओहम्स लॉ, यहां क्या करें, कंपेयरिंग I0 is equal to E0 by R with ओहम्स लॉ। सो ओहम्स लॉ के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ओहम्स लॉ का इक्वेशन भी सेम है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, और ये भी सेम है।
तो एसी करंट के लिए और डीसी करंट के लिए रेजिस्टेंस जो कंपोनेंट है वो सेम एक्ट करता है। फॉर एसी वोल्टेज एंड डीसी वोल्टेज, एसी एंड डीसी, रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है अपोज। सो ये एसी करंट को भी अपोज करेगा या डीसी करंट को भी अपोज, मींस डायरेक्ट करंट को भी अपोज करता है और अल्टरनेटिंग करंट को भी अपोज करता है। तो इसका फंक्शन एसी और डीसी के लिए सेम रहता है। फंक्शन ऑफ रेजिस्टर फॉर एसी एंड डीसी ये क्या होता है? सेम होता है, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं है। अब दो इक्वेशन के बारे में सीखते हैं हम। तो हमने पहला इक्वेशन क्या लिया था? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो एंगल कितना है? ओमेगा टी। देन हमने करंट का फॉर्मूला फाइंड किया, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। देखो दोनों के एंगल सेम है, ओमेगा टी ओमेगा टी, तो इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ओके, सो देयर इज नो फेज डिफरेंस। इससे हमें क्या पता चला? नो फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। करंट और ईएमएफ में या वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ये समझ में आ गया? तो अब इसका मतलब क्या है? जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, ईएमएफ मिनिमम होगा तो करंट भी मिनिमम होगा। ये समझ में आ गया? अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। क्या ड्रॉ करते हैं? ग्राफ। ग्राफ ई वर्सेस आई। तो अब हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब ई और आई का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ होगा हमारा ओमेगा टी। दो इक्वेशन हमारे पास है, जीरो एंगल का वैल्यू पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय टू, 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है। अब ईएमएफ पहले हम क्या लेंगे? ईएमएफ एंड नेक्स्ट लेंगे हम करंट। तो अब यहाँ जो ईएमएफ का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा और करंट का वैल्यू कम होगा, क्योंकि करंट इज नथिंग बट E0 अपॉन आर है, E0 अपॉन आर। तो अब यहाँ हम लेते हैं E0 पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और यहाँ होगा माइनस E0। देन करंट, अगर हम करंट की बात करें तो करंट का वैल्यू होगा I0 मैक्सिमम और माइनस I0, ये होगा पीक वैल्यू। ठीक है। तो पहला हम ईएमएफ का फॉर्मूला स्टडी करते हैं या ईएमएफ को हम ड्रॉ करते हैं। पहला E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, देन साइन 90, साइन 90 1 यहाँ आएगा, देन वंस अगेन जीरो, माइनस 1 एंड जीरो। तो अब ईएमएफ का ग्राफ कैसे जाएगा? ये आ गया ईएमएफ, ये आ गया हमारा ईएमएफ मैक्सिमम तक। अब हम ड्रॉ करेंगे करंट के लिए। करंट के लिए भी सेम इक्वेशन। सो करंट के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखो करंट मैक्सिमम कितना? I0 साइन जीरो जीरो, साइन 91, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। देन जीरो माइनस 1, तो अब करंट का वैल्यू कितना आएगा? देखो तो ये इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो दोनों भी देखो, दोनों वैल्यू, जहाँ ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है वहाँ करंट भी मैक्सिमम हो रहा है, जहाँ ईएमएफ मिनिमम हो रहा है वहाँ करंट भी मिनिमम हो रहा है। इसे कहते हैं इन फेज, कोई भी आगे पीछे नहीं है, दोनों वेव एक साथ चल रही है। इसे कहते हैं इन फेज। क्रस्ट ओवरलैप विद द क्रस्ट एंड ट्रफ ओवरलैप विद द ट्रफ, एक साथ जब आते हैं तो उसे कहते हैं इन फेज। तो दोनों में फेज डिफरेंस या एंगल का डिफरेंस नहीं है। ये समझ में आ गया? ये हो गया ग्राफ। हमने क्या ड्रॉ किया? ग्राफ ड्रॉ किया। तो एक हमारा ई का है और एक आई का है, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम, यहाँ हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक है ई और एक है आई। ई का मैक्सिमम वैल्यू E0, आई का मैक्सिमम वैल्यू I0। तो इन दोनों को हम वेक्टर कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? वेक्टर। और फेजर ड्रॉ करते समय कितने एंगल पे है दोनों? ओमेगा टी इतने एंगल पे है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे फेजर? अब देखो हम रोटेटिंग वेक्टर लेंगे। सो नाउ
फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम. So consider E0 and I0 वेक्टर. ओके, ये दोनों हम क्या लेंगे, रोटेटिंग वेक्टर. रोटेटिंग वेक्टर, तो ये दोनों हमारे रोटेटिंग वेक्टर है. अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम पहला एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस. ठीक है, दोनों का इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. ओके, अब देखो EMF कितने एंगल पे है, तो EMF है हमारा ओमेगा टी इतने एंगल पे. तो ये हमारा EMF का वेक्टर E0 कितने एंगल पे है, ओमेगा टी इतने एंगल पे. अब सेम एंगल पे I0 भी है, सेम एंगल पे I0 भी है, तो I0 को हम ड्रॉ कर लेंगे यहीं पे. ये है हमारा वेक्टर I0. तो दोनों वेक्टर ओवरलैप करेंगे, दोनों वेक्टर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे. अगर हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ये वैल्यू एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, सामने वाली साइड साइन होती है, और जो एंगल को लग के साइड होती है वो कॉस होता है. तो ये साइड होगी हमारी E0 साइन ओमेगा टी. मीन्स सिमिलरली ये जो हमारा वैल्यू होगा वाई एक्सिस पे, ये क्या होगा, E0 साइन ओमेगा टी. सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करें ये वैल्यू हमारा, ये वैल्यू होगा I0 साइन ओमेगा टी, दैट इज ये वैल्यू हमारा क्या होगा, I0 साइन ओमेगा टी. समझ में आ गया, इसे कहते हैं फेजर. तो ये अब ये जब रोटेट करेंगे, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा तो दोनों भी एक साथ रोटेट करेंगे, इसलिए इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है. तो ये पहला कंपोनेंट था हमारा रेजिस्टर. पॉइंट समझ में आ गया, डायग्राम ड्रॉ करना है, देन E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी वाला इक्वेशन लिखना है, उसमें से करंट फाइंड आउट करना है. देन रेजिस्टर AC और DC में सेम काम करता है, मीन्स करंट को अपोज करने का काम करता है. देन हमें वेव ड्रॉ करना है, दैट इज ग्राफ. एंड उसके लास्ट में हमें क्या ड्रॉ करना है, फेजर डायग्राम. क्या ड्रॉ करना है, फेजर डायग्राम. तो इतने आप पॉइंट लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से. ये हो गया पहला कंपोनेंट. अब आते हैं हम सेकेंड कंपोनेंट पे. तो सेकेंड हमारा कंपोनेंट है इंडक्टर. सेकेंड हमारा कंपोनेंट क्या है, इंडक्टर. द AC वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर. AC वोल्टेज हमने किसको अप्लाई किया है, इंडक्टर को अप्लाई किया. इंडक्टर इज नथिंग बट अ कॉइल, हमें पता है. अब ये प्योर इंडक्टर है. प्योर इंडक्टर का काम क्या है, मीन्स ये जरा भी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करेगा, ऐसा हम मानते हैं. कॉइल में हमेशा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये इंडक्टर रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करेंगे. तो हमने क्या किया है, कनेक्ट द सोर्स ऑफ EMF टू द प्योर इंडक्टर L. सोर्स ऑफ EMF किसको कनेक्ट किया है, प्योर इंडक्टर L. इंडक्टर हैज निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, अब इसको रेजिस्टेंस नहीं है. Alternating EMF supplied represented by E is equal to E0 sin ओमेगा t. तो अब इसे हमने कनेक्ट किया है अल्टरनेटिंग EMF के साथ. तो अल्टरनेटिंग EMF का वैल्यू E is equal to E0 sin ओमेगा t. अब देखो, आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्टडी किया. अब यहाँ हम सेल्फ इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट अप्लाई करने वाले. क्या हो रहा है देखो, तो इनिशियली हमारे पास एक कॉइल है, इनिशियली हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है. इसको हमने सोर्स लगाया, यहाँ की है और यहाँ सोर्स लगाया हमने, ठीक है. अब AC सोर्स, ठीक है, AC सोर्स लगा. जैसे ही मैं की को ऑन करूंगा, इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा. अब AC है तो AC हमेशा करंट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा. AC करंट चेंज होता रहेगा. जैसे ही की क्लोज करेंगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा. जैसे जैसे करंट बढ़ना स्टार्ट होगा तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा. करंट बढ़ रहा है तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो अब
इसमें क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, ये अपोज करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। सो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ लिंक होता है वो भी इंक्रीज होगा। एज करंट इंक्रीजेस, कॉइल क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, जो बढ़ता जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। तो जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, ये ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये चेंज होने के लिए वापस इसमें बैक ईएमएफ आता है जो चेंज को अपोज करता है। करंट चेंज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब इस करंट चेंज को रोकने के लिए इसमें क्या आता है, बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ का वैल्यू कितना है, ई डैश, तो इसमें ई डैश क्या आ जाएगा, बैक ईएमएफ। अब बैक ईएमएफ इस ईएमएफ को अपोज करेगा, लेकिन अगर दोनों का वैल्यू सेम होगा तो करंट इसमें से पास हो सकता है। तो हम कहते हैं कि E इज इक्वल टू बैक ईएमएफ, दोनों में साइन माइनस होगा क्योंकि दोनों अपोज करेंगे। समझ में आ रहा है, जैसे ही की क्लोज करेंगे, ध्यान दो, की को क्लोज करेंगे करंट ग्रो होना स्टार्ट होगा। जैसे ही करंट ग्रो होगा यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होना स्टार्ट होगा। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। लेंस लॉ क्या कहता है, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ जो लिंक होता है वो चेंज होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, फैराडेज लॉ और लेंस लॉ यूज करके ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। समझ में आ गया। अब जैसे जैसे करंट चेंज होगा तो ये ईएमएफ भी चेंज होगा। मींस अगर ये चेंज हो रहा है तो चेंज को अपोज भी करना होता है, उस अपोज करने के लिए बैक ईएमएफ आता है, हमें पता है। तो इस कॉइल में बैक ईएमएफ आएगा, उसका वैल्यू कितना होगा, ई डैश। अब फिर भी इसमें से करंट कॉइल से फ्लो कर रहा है, तो बैक ईएमएफ और ई का वैल्यू अगर सेम होगा तो ही करंट फ्लो कर सकता है। अगर बैक ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट फ्लो करना स्टॉप कर देगा, करंट को रोक देगा। लेकिन करंट रुक नहीं रहा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ये समझ में आ गया, ये कंसेप्ट हम अब लेके चलेंगे। तो अब हमने इंडक्टर को सोर्स लगा दिया है, E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। नाउ K इज क्लोज, K क्लोज में शॉर्ट में लिखता हूं तो क्या होगा, करंट ग्रो इन इंडक्टर। तो करंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with coil changes, therefore EMF produced in coil, so using Faraday's law and Lenz law, EMF कितना होगा, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। कितना EMF प्रोड्यूस होगा, माइनस एल डी आई बाय डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो इस चेंज को अपोज करने वाला बैक EMF प्रोड्यूस करेगा क्या। सो इंड्यूस EMF and current changes back EMF E dash produce, therefore हम कहेंगे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो E इज इक्वल टू माइनस ई डैश। जो भी बैक EMF और जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी ये करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन हमारे पास EMF का वैल्यू है, therefore E इज इक्वल टू या E डैश इज इक्वल टू, हम कहेंगे दोनों भी इक्वल है तो हम कहेंगे दोनों का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये होगा L डी आई बाय डी टी, L डी आई बाय
dt। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, दोनों इक्वल होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। तो अब हमारे पास बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है वो दोनों भी, और ईएमएफ जो भी है वो दोनों भी सेम है। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, हम टर्म को क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। अब एल को यहाँ लेके जाएंगे और डी टी को यहाँ लेके जाएंगे, देयर फोर डी आई एज इट इज, डी आई एज इट इज, एल को यहाँ लेके गए सो ई बाय एल, और डी टी को यहाँ लेके गए डी टी। अब हमें फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, करंट। तो अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। तो अब हमें याद रखना है हमारे पास ईएमएफ होता है, और ईएमएफ से हम क्या फाइंड करेंगे, करंट का इक्वेशन। क्या फाइंड करेंगे, करंट का इक्वेशन। सो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, अब इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, टोटल करंट हमें फाइंड आउट करना है एक साइकिल में। टोटल करंट के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड, दैट इज डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एल डी टी, ई एल डी टी। अब ई का वैल्यू तो हमारे पास है, ई का वैल्यू क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई जीरो साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एल डी टी। सो ये आ जाएगा आई, देन ई जीरो एल बाहर आ जाएगा, ई जीरो बाय एल बाहर। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। देन वंस अगेन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो ओमेगा टी का इंटीग्रेशन लेंगे तो आएगा डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये तो आपको अब पता होगा, प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारा वैल्यू। तो यहाँ कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आई का डायमेंशन ले ले, आई का डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम है, लेकिन कांस्टेंट का डायमेंशन, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, ईएमएफ भी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट चेंज ही नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस केस में ईएमएफ चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ सकता। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू जो है दैट इज टाइम डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये दोनों भी टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो यहाँ याद रखना है कि यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू जीरो होता है, हियर कांस्टेंट इज जीरो, हियर कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है। तो अगर करंट देखेंगे तो टाइम पे डिपेंड करता है, ईएमएफ भी टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि करंट का वैल्यू चेंज होता रहेगा, ईएमएफ का वैल्यू ऐसी में चेंज होता रहेगा, लेकिन कांस्टेंट टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पे अगर डिपेंड नहीं करता तो ये तीनों मैच नहीं कर रहे इक्वेशन, तो इसका वैल्यू जीरो होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं देयर फोर आई इज इक्वल टू ई जीरो बाय एल माइनस, यहाँ ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब हमारे पास फॉर्मूला है, कॉस ओमेगा टी इज नथिंग बट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे यहाँ, देयरफॉर I is equal to माइनस ई जीरो ओमेगा टी, और इसकी जगह क्या आएगा, साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी को आगे लेते हैं, या माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई जीरो बाय ओमेगा एल, ई जीरो बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी को आगे माइनस पाई बाय टू पीछे, चेंज कर दिया, माइनस साइन कॉमन निकल दिया तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। अब हम यहां लिखेंगे देयरफॉर
therefore I is equal to I0 sin omega t minus pi by 2, where I0 is equal to E0 divided by omega L, where I0 is equal to E0 divided by omega L. और करंट का फॉर्मूला क्या आया, करंट I is equal to I0 sin omega t minus pi by 2 माइनस पाई बाय 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो हमने दो इक्वेशन कौन सा स्टार्ट किया था, पहला हमारा इक्वेशन था E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये था हमारा EMF का इक्वेशन। और हमें करंट का इक्वेशन क्या मिला, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये है करंट। अब एंगल को जज करो, एक में ओमेगा टी है, एक में ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो ओमेगा टी से पीछे है पाई बाय 2 में। सो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे क्या, EMF लीड द करंट बाय पाई बाय 2, EMF लीड द करंट बाय पाई बाय 2, और हम लिख सकते हैं EMF या करंट लैग बिहाइंड EMF बाय फेज एंगल पाई बाय 2। तो इसको देखो, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मीन्स हम एक सेंटेंस ऐसा लिख सकते हैं इसमें, EMF E लीड द करंट I बाय फेज पाई बाय 2, और हम दूसरा सेंटेंस ऐसा लिख सकते हैं, करंट I lags behind EMF by angle और by phase पाई बाय 2। तो EMF पाई बाय 2 से आगे है और करंट पाई बाय 2 से पीछे, दोनों में से एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं, दोनों में से एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे, ग्राफ, क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम आते हैं ग्राफ पे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, देखो, तो इन दो इक्वेशन से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये वैल्यू है हमारा ओमेगा टी का, ये वैल्यू है हमारा ओमेगा टी का। देन यहाँ ओमेगा टी 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ठीक है, देन देखो पहला इक्वेशन ई का, ई का इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे। ई का मैक्सिमम वैल्यू E0 और मिनिमम वैल्यू माइनस E0। चलो अब साइन 0 0, साइन 90 E0, देन 0 माइनस E0। तो ये वेव फॉर्म चेंज होने वाला नहीं है, ये वेव फॉर्म हमेशा सेम ही रहने वाला है, ये वेव फॉर्म हमारा चेंज होने वाला नहीं है, तो ये सिमिलर ही रहने वाला है। अब आते हैं दूसरे वेव फॉर्म पे। अब हम वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे करंट के लिए। तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, I0, करंट का मैक्सिमम वैल्यू I0 और मिनिमम वैल्यू माइनस I0। अब पहले एंगल का वैल्यू 0 पुट करो, 0, I0 साइन माइनस पाई बाय 2, साइन माइनस पाई बाय 2 हमने पुट किया, तो ये आएगा -1। आंसर क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 मीन्स -1 आएगा, तो यहाँ होगा हमारा I0 का वैल्यू। देन हम पुट करेंगे साइन 90, 90 माइनस 90 0, तो ये होगा 0। देन पाई पुट करेंगे, पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 इज नथिंग बट 1, तो ये आएगा यहाँ। तो अब हमारा ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से जाएगा यहाँ, देन ये नीचे
इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ईएमएफ के लिए ग्राफ और ये हमारा करंट के लिए ग्राफ। अब देखो, पहले मैक्सिमम कौन हो रहा है, ईएमएफ, देन मैक्सिमम कौन हो रहा है, करंट। सो ईएमएफ क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है, पहले मैक्सिमम हो रहा है उसके बाद करंट मैक्सिमम हो रहा है, तो ईएमएफ लीड द करंट। या फिर करंट क्या है, ईएमएफ के पीछे है, ईएमएफ के पीछे है, तो पहले ये जीरो पे था, तब तक ये माइनस पे था, फिर ये जीरो पे आ गया, तब तक ये पॉजिटिव पे पहुंच गया, तो ये करंट इसके क्या है, पीछे है, तो लैग बिहाइंड कर रहा है। तो दोनों में से एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद आता है फेजर डायग्राम, इसके बाद क्या आता है, फेजर डायग्राम। अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दो इक्वेशन तो हमारे पास है, तो फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम के लिए हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। देखो ये तो सिंपल है, तो इसके लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो ओमेगा टी इतने एंगल पे, ओमेगा टी इतने एंगल पे कौन है, E0, तो ये आ गया हमारा E0। देन दूसरा इक्वेशन अगर हम लेंगे करंट के लिए, दूसरा इक्वेशन हम लेंगे करंट के लिए, तो करंट का इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ओमेगा टी से कितना माइनस करना है, पाई बाई टू। तो ओमेगा टी यहाँ है, ये कहाँ है, ओमेगा टी, उसमें से कितना माइनस करना है, 90। तो 90 हम पीछे आ गए, 90 से एंगल क्या आ गया, यहाँ से हम कितने डिग्री पीछे आ गए, 90 डिग्री, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा करंट I0। तो जैसे ही आप 90 डिग्री पीछे आओगे तो ये हमें करंट मिलेगा। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें मिलेगा I0 का वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर हम इसका ये वाला वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू होगा E0 साइन ओमेगा टी। और अगर हम यहाँ का वैल्यू निकालते हैं, ये वाला यहाँ, तो ये हमारा वैल्यू होगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, नीचे होगा। तो ये फेजर अब समझ में आ गया। तो अब क्या कहेंगे हम, देखो ईएमएफ आगे है और करंट पीछे है, करंट पीछे है, तो जैसे जैसे ये रोटेट होंगे, ये क्या होंगे, रोटेट होंगे, इस तरह से है दोनों एंगल, इस तरह से ये दोनों एंगल है, एक ईएमएफ है और एक है करंट है। तो जैसे जैसे ईएमएफ जाएगा वैसे वैसे करंट भी घूमेगा उसके साथ, लेकिन करंट हमेशा पीछे रहेगा, करंट हमेशा पीछे रहेगा और ईएमएफ लीड करेगा। ये समझ में आ गया। तो इस तरह से ईएमएफ क्या कर रहा है, करंट को लीड कर रहा है, या करंट क्या है, लैग बिहाइंड कर रहा है। तो इस तरह से आपको फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करना होगा। तो ये हो गया फेजर डायग्राम। इसके बाद आता है एक और टर्म इसमें इंक्लूड होता है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, अभी अभी हमने क्या कहा था, कि हमने इक्वेशन लिखा था I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसमें I0 का वैल्यू क्या होता है, I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। ये हमारा I0 का वैल्यू है। इसको हम कंपेयर करेंगे विद द ओम्स लॉ, कंपेयर विथ ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ से कंपेयर करते हैं तो यहां क्या होगा, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ I इज इक्वल टू E बाय आर। तो R का जो काम है, R का काम यहां कौन कर रहा है, ओमेगा एल। तो यहां ओमेगा एल इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। तो ये अपोज करने का काम कर रहा है ओमेगा एल। कौन अपोज करने का काम कर रहा है, ओमेगा एल अपोज करने का काम कर रहा है यहाँ। सो देयरफॉर ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं एक्सएल से। किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल। देयरफॉर हम कहेंगे एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये एक्सएल है क्या, इंडक्टिव रिएक्शन, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या, इट इज अपोजिशन ऑफर बाय इंडक्टर टू द एसी सर्किट। एसी करंट को इंडक्टर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। एसी सर्किट को इंडक्टर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दैट अपोजिशन किससे दिखाना चाहते हैं, एक्सएल से। वो किससे दिखाया जाता है, एक्सएल से दिखाया जाता है। तो ये समझ में आ गया, एक्सएल इज नथिंग बट अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो अब ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉमन फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू, सो ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा का वैल्यू कॉमन फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। तो यहाँ जो ओमेगा का वैल्यू होगा दैट इज 2 पाई एफ होगा। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। क्या होगा, 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल इज इक्वल टू यहाँ, सो हमारा रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। हमारा एक्सएल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ जो हमारा वैल्यू होगा दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो एक्सएल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये समझ में आ गया। तो दिस इज नथिंग बट अ अपोजिशन टू एसी। एसी को अपोज करने वाला वैल्यू क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे कि रेजिस्टेंस अपोज करता है वैसे ही इंडक्टर अपोज करता है, कितने वैल्यू से, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एंड ओमेगा एल इज नथिंग बट एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे या फिर ओमेगा पे डिपेंड करता है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो एसी, एसी के लिए फ्रीक्वेंसी होता है, तो एसी को अपोज करेगा। फॉर डीसी, फॉर डीसी करंट या फिर डायरेक्ट करंट, फॉर डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, डीसी को फ्रीक्वेंसी होती है, नहीं होती है, डीसी का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0, देयरफॉर एक्सएल इज इक्वल टू 0। तो अगर इंडक्टर डीसी वोल्टेज को कनेक्ट किया जाए तो वो कोई भी अपोजिशन ऑफर नहीं करता। तो ये अपोजिशन किसको ऑफर करता है, सिर्फ एसी को। तो ये पॉइंट याद रखना है, डीसी के लिए डीसी का वैल्यू ये रिड्यूस नहीं करता। सो डीसी के लिए अपोजिशन नहीं है, लेकिन अब एसी के लिए क्या करता है, एसी को अपोज करता है और डीसी को अपोज नहीं करता है। तो डीसी में वैल्यू रिड्यूस नहीं होता है। समझ में आ गया। तो ये रिएक्टेंस का काम है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस अपोजिशन ऑफर बाय इंडक्टर्स। इंडक्टर जो अपोजिशन देता है एसी करंट को या एसी वोल्टेज को, दैट इज नोन एज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसको एक्सएल से इंडिकेट करते। डीसी को ये कोई भी अपोजिशन ऑफर नहीं करता, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और डीसी को कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ हमारे दो कंपोनेंट कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज पहला हमारा कंपोनेंट था रेजिस्टेंस और दूसरा था हमारा इंडक्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर के बारे में स्टडी करते हैं। तब तक के लिए हम रुकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू स्टूडेंट।